वेलकम टू एग्ज़ाम जिला गाइज। जैसा कि आप सबको पता ही लग गया होगा कि दृष्टि आई की जो लेटेस्ट पीडीएफ है 12 तारीख को, जो अक्टूबर में हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, ये उसी का अपडेटेड पीडीएफ है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर्स। ठीक, और पूरी करंट अफेयर मैं इसी पे करवाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कौन सा पार्ट आपको पहले चाहिए? फर्स्ट हम नेशनल कर लेते हैं। नेशनल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर इसके बाद वर्ड वाली है ना, इंटरनेशनल वाली रहेगी, फिर उसके बाद साइंस टेक। ये तीन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, अगर जो आपके 30 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो 20 to 25 क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, बाकी फिर एक्सरसाइजेज वगैरह जो होती रहेंगी वो कराते रहेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक, हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जयदीप धनखड़ सर, उन्होंने हेल्थ कंडीशंस पे क्या किया? रेजिग्नेशंस दिए। ठीक है, तो उनके लिए वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया था, तो नए इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। तो नए जो हमारे वो कौन, ये 15th प्रेसिडेंट हैं जो नए इलेक्ट हुए हैं। उनका क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन सर हैं। ठीक है, ये एनडीए अलायंस से आते हैं, ये याद रखना आप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपी राधाकृष्णन, और 15th वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, इन्होंने किसको डिफीट किया है? इन्होंने डिफीट किया है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सर को। ठीक है, इनको डिफीट करके आए हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे, टाइम भी नहीं हमारे पास इतना। ठीक, ये इन्होंने क्या, इनको 452 फर्स्ट प्रेफरेंशियल्स वोट मिली थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है ना, वो सारा पॉलिटी में जब कवर करवाऊंगा तो करूँगा। ठीक है, आप इतना देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? इससे पहले ये झारखंड और महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और 5 साल के लिए इसका टेन्योर होता है। ठीक, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये तो सबको आइडिया ही होगा। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया होता है कि द इवेंट ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल हो जाता है प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी क्या करते हैं? पोजीशन को ग्रहण कर लेते हैं अनटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, है ना। और कब तक इलेक्ट हो जाना चाहिए? 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ के अंदर न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तब तक वाइस प्रेसिडेंट हेल्प करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो गया? इफ द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलनेस और एनी अदर रीज़न, द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म। इलनेस या फिर एनी अदर रीज़न की वजह से कहीं पे फॉरेन में जा रहे हैं अगर जो, या फिर कहीं और जा रहे हैं, कोई इशू हो गया जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तब भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे वो ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और सेम अलाउंसेस मिलते हैं उनको। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में दिया हुआ? आर्टिकल 68 में दिया हुआ है। क्या बोलता है आर्टिकल 68 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? द इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑन गोइंग प्रेसिडेंट, है ना। तो स्टेटमेंट में आ जाएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो जो करंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही होता है कि बाद में होता है? तो उनसे पहले ही, ऑन गोइंग प्रेसिडेंट से पहले ही हो जाना चाहिए, उनके टेन्योर की एक्सपायरी से पहले। ठीक, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं? द इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी, है ना, विदिन 60 डेज हो जाना चाहिए एक्सपायरी। जो ऊपर बताया मैंने, जो करंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनकी टेन्योर एक्सपायर होने के 60 दिन पहले ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें नॉमिनेशन के लिए 20 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और 20 सेकेंडर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं इनको, और यही चीज़ प्रेसिडेंट में क्या हो जाती है? 50-50 हो जाती है। 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं ना, प्लीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप सबको आइडिया ही होगा, सिटीजन होने चाहिए, मस्ट बी सिटीजन, है ना, मस्ट हैव 35 की एज होनी चाहिए, और मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इसके लिए भी हो सकता है। बाकी कई बार नॉमिनेट कर दिए जाते हैं राज्यसभा में, वहाँ से भी हो सकता है ना। द पर्सन होल्डिंग फॉर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर जो होल्ड करेंगे, तो पूरी पॉलिटी में हम यही देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं जब, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ जाता है, नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफिस, है ना, नॉट एलिजिबल रहते हैं। फिर क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक। और इसमें किसका, सीक्रेट बैलेट का यूज़ करते हैं, सीक्रेट बैलेट का यूज़ करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, याद रखिएगा। बाकी प्रेसिडेंट का टॉपिक आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जितने भी डाउट एंड डिस्प्यूट्स होते हैं इसके इलेक्शन से रिलेटेड, वो कौन चेक करता है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन होती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का, ठीक है, ये कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक, इसने लॉन्च किया, एनकैप बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 130 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, एक इनिशिएटिव है, ठीक है, 130 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। अब इसके लिए इतना हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र यादव सर ने इसको क्या किया है, प्रेजेंट किया है। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा सिटी फर्स्ट पे आई, कौन से सेकंड पे आई, ये सारी चीज़ें, और यूपी वाली तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले यूपी ही देख लेते हैं। यूपी में क्या, 1 मिलियन सिटीज़ में, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, ठीक। तो 1 मिलियन सिटीज़ में थर्ड नंबर पे यूपी की सिटी आई है आगरा, फर्स्ट पे एज़ यूजुअल इंदौर, फिर जबलपुर, 2 मध्य प्रदेश की हैं, जबलपुर सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इंदौर है, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक। और हाँ, अगर जो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए पढ़ लीजिए। और अब देख लेते हैं 3 लाख से लेके 1 मिलियन के बीच में फर्स्ट पे कौन है, अमरावती, और सेकेंड नंबर पे कौन है, हमारा मुरादाबाद, यूपी का एक सिटी है। थर्ड नंबर पे मिलियन और अबव से उत्तर प्रदेश का आगरा है, फिर मुरादाबाद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा प्लीज़। थर्ड कैटेगरी आ गई जो 3 लाख से बिलो की बात करती है, तो इसमें क्या है, देवास है मध्य प्रदेश का, फिर कौन सा आ जाएगा हमारा, इसमें कोई हमारा यूपी का नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टेटस उत्तर प्रदेश का, इन्होंने ये काम अच्छा किया है कि अलग से उत्तर प्रदेश की सारी कर दी है, ठीक है। मिलियन प्लस में 3 सिटीज़ हैं, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, आप ऐसे याद रखिएगा। आगरा हमने देखा 5th नंबर, थर्ड नंबर पे, और 5th नंबर पे कानपुर, फिर प्रयागराज, आगरा, कानपुर, प्रयागराज। 3 लाख से 10 लाख के बीच में मुरादाबाद, फिर झांसी, है ना, इतना आप याद कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा भाई नौरोजी, है ना, इनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक। 200th बर्थ एनिवर्सरी है इनकी, ठीक है। ये इनकी बर्थ कब हुआ था, 4 सितंबर 1825 को इन बॉम्बे, नाउ मुंबई बोलते हैं, ठीक है। बॉम्बे किसको इंक्लूड करता था, जब इसका डिवीजन नहीं हुआ था, गुजरात और करंट मुंबई को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेमोरेबल फैक्ट्स में देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, नाउ मुंबई। अब एल्फिंस्टन कॉलेज, जिन लोगों ने बीपीएससी का अभी एग्ज़ाम दिया है ना, कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। और ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था क्योंकि क्या था, 200th बर्थडे एनिवर्सरी मनाने वाले थे हमारे दादा भाई नौरोजी सर की, ठीक है। ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ गुजराती एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में, इन्होंने ये किया था। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू बी ब्रिटिश टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर सेंट्रल फेंसबरी में, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इनकी हर एग्जाम में पूछी जाती है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इसमें
इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, ठीक है। इनका एक गुजराती जनरल था, उसको क्या बोलते थे, रास्त गुफ्तार, ठीक। 1906 में इन्होंने कोलकाता का सेशन क्या किया था, प्रिसाइड किया था। इससे जस्ट पहले 1905 में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका 1905 का सेशन कहाँ पे हुआ था आईएनसी का, वो भी कमेंट कर सकते हैं प्लीज़। थोड़ा तो आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, है ना, इससे आपका स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक। और इन्होंने लीडिंग एडवोकेट रहे थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में, ठीक। इन्होंने एक्सपोज किया था जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था इंडिया को रिलेटेड लेकर के, वो सारी चीज़ें इन्होंने सबके सामने रखी थी। और इनको क्या बोला जाता था, इनको टाइटल दिया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। अगर जो आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, है ना। चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं फटाफट ये सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगा आपकी, है ना। बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, फिर ये सारा करने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अंगीकार कैंपेन। अंगीकार कैंपेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल सर हैं, ठीक है। बेसिकली इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुई थी, जिनको पता है वो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। ये हुई थी 2015 में लॉन्च हुई थी, है ना। और इसका मोटो क्या था, इंश्योरिंग हाउसिंग फॉर ऑल इसका मोटो था, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि सबके लिए हाउस मुहैया करवाना, है ना। तो इसी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड टू एक्सपेडाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑलरेडी सेंक्शन जो हो चुके हैं उनके लिए, ठीक। और इसमें ये सारा इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ना। सब कुछ के पीछे अगर जो आप पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अब इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज लॉन्च्ड इन 2015 विद द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 2022 से पहले हाउसिंग फॉर ऑल, है ना। करेक्ट। और इसका एक प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविज़न ये है कि इसमें क्या है, द लॉन्च ऑन सितंबर अंडर विच देयर इज़ अ प्रोविज़न टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट 2.5 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा टू एडिशनल 10 मिलियन अर्बन फैमिलीज़ को। किस लिए, या तो फिर वो घर अपना अर्बन एरिया में बना सकें या फिर ख़रीद सकें, है ना। बेसिकली इस काम के लिए 2.5 लाख रुपए एडिशनल 10 मिलियन लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये 2-3 स्टेटमेंट इसमें दे सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए बाइफरकेट कर दिए हैं। यू कैन गेट द PDF फ्रॉम टेलीग्राम, है ना। एंड इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव एंड यू वांट मी टू कंप्लीट दिस सीरीज एज फास्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना, देन यू गाइज हैव टू सपोर्ट दिस वीडियो, है ना। मोटिवेशन मिलेगा, आई विल कंप्लीट इट वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इंसेंटिव स्कीम टू प्रोमोट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन द कंट्री, है ना। तो ये क्या है, यूनियन कैबिनेट ने इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, है ना, टू डेवलप अ रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर सेग्रीगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं बेसिकली उसमें से सेग्रीगेट करना है, क्रिटिकल मिनरल्स को निकालना है। ये 6 ईयर्स का प्लान है, 2025-2026 से स्टार्ट होगा और 30-31 तक चलेगा, ठीक है। मेमोरेबल फैक्ट्स क्या है, ये किसका पार्ट है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का पार्ट है जो 2025 में लॉन्च की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। इसमें क्या करेंगे, इनकरेज करना चाहते हैं पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहते हैं कि जो असेट्स होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड फॉरेन कंट्रीज़ में, है ना,
जो फॉरेन कंट्रीज़ में एसेट्स वगैरह होते हैं क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, उसको अक्वायर करें, है ना, आगे चल कर के जो हमारे काम आए। और आपको ये तो पता ही होगा कि कितने सारे वॉर्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड हो गया है ना, अभी ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, हमारे डोनाल्ड डक बीमार हो गए हैं, इनको पता नहीं कौन सा जुकाम लग गया है, जो टैरिफ पे टैरिफ इंडिया पे इम्पोज किए जा रहे हैं ना। चलिए इसको साइड में करते हैं, बट अपना देखते हैं इसको याद रखिएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली जो मशीनरीज वगैरह लगेंगी, इक्विपमेंट्स वगैरह उसको बनाने के लिए लगेंगे, उनमें, है ना, उसमें 20% सब्सिडीज़ प्रोवाइड करिए। और किसी वजह से अगर जो कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में ही जाके सही कर दूंगा, है ना, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। बाकी PDF आपके सामने है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द लॉन्च ऑफ बिहार स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, है ना। बेसिकली इसमें लो इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है कम्युनिटी मेंबर्स को, है ना, और कुछ नहीं है। आप याद कर लीजिएगा, बस ये याद कर लीजिएगा कि ये कहाँ इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, बिहार में, और किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी सर ने लॉन्च किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बस इससे ज़्यादा इसमें याद करने का कुछ नहीं है। अदरवाइज़ स्टेट की स्कीम्स इतना डीपली जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। UPPCS है, जब हम है ना, जब हम अपना UP का सेक्शन पढ़ेंगे, UP करंट, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं सारी स्कीम, जो भी अपना दृष्टि आई का कंटेंट है ना, तो वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज इनॉग्रेशन ऑफ ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, है ना। किसने लॉन्च किया, सबसे पहले किसने इनॉग्रेट किया है, नरेंद्र मोदी सर ने इनॉग्रेट किया है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव एट हंसलपुर गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हंसलपुर गुजरात में ये लॉन्च किया गया है, ठीक। उसके साथ में क्या लॉन्च किया गया है, इसमें बेसिकली क्या करना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी, है ना, इसके लिए है ये। और इसके साथ में अनाउंस किया है हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री, ये भी अनाउंस किया गया है। साथ में और क्या हुआ है इस स्कीम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एंड फ्लैग्ड ऑफ सुजुकीज फर्स्ट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वितारा को इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। कंप्लीटली ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वितारा। अब जो कुछ भी बनेगा इंडिया में बनेगा सुजुकी का, और क्या किया जाएगा, इससे हम इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे हम, है ना, मेक इन इंडिया के थ्रू। और इसको अटेंड किसने किया था, ये तो इतना कुछ खास नहीं है, भूपेंद्र भाई पटेल जो CM है गुजरात के, ओनो किशी एम्बेसडर हैं जापान के, है ना। इन द लास्ट डिकेड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत, ठीक है। कुछ चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी में, है ना, बूस्ट है, उसके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है। इन द लास्ट डिकेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 500%। 500% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंडिया में, है ना। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन इन इंडिया 2014 से कितना हो, 2700 टाइम्स। दिस इज़ ह्यूज एंड रियली गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, करेक्ट। डिफेंस में लास्ट डिकेड से कितना हुआ, 200% ग्रोथ दिखी है ना। सेल्फ रिलायंट बनना है हमको, आत्मनिर्भर। अभी किसी ने स्पीच भी सुनी होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है, आज ही कल की स्पीच है, कि अगर जो हमें किसी से डर है तो डिपेंडेंसी से डर है, मतलब हम किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं रह सकते ऐसी कंडीशन में, है ना। कोई एनिमी है तो डिपेंडेंसी एनिमी है हमारी, किसी और पे डिपेंड नहीं, तो इसीलिए सेल्फ रिलायंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारी जैसी कंट्री के लिए जो वन ऑफ द क्या है, हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हसन, तो हम लोगों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंट होना। नेक्स्ट देख लेते हैं, UDISE प्लस 2024। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया इसको। इसमें बेसिकली यही कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ड्रॉप आउट रेशियो क्या है और टीचर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, ये देख सकते हैं हम। टीचर्स स्ट्रेंथ क्रॉस कर गई है 1 करोड़। अब इधर नंबर तो याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। कितना राइज़ हुआ? 6.7% का राइज़ हुआ है 2022-23 से, ठीक। पीपल टू टीचर रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, इतना आप याद रख लीजिए, अब सबका याद नहीं रख सकते। ड्रॉप आउट रेट क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ है। अब इसके ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिपरेटरी में, मिडिल फॉर्म्स में है ना, सेकेंडरी में सबका रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये बात याद रखिए। बट ये याद रखिए ड्रॉप आउट रेट क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है हमारा, है ना। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज अप एट मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल पे, है ना। बस अब नेक्स्ट हमारी क्या है न्यूज़? नेक्स्ट है कंप्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑफ एजुकेशन, CMS। ये इजी भी रहेगा, CMS स्कूल्स होते हैं ना, तो ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसे किसने निकाला है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ने निकाला, इसको याद रखिएगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री की किसी एजेंसी ने नहीं निकाला, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ने निकाला है। इसकी हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कूल्स अकाउंटेड फॉर 55.9%, अबाउट 56% ऑफ टोटल इनरोलमेंट। मतलब इतने सारे इनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी रूरल में 66% के करीब, है ना। ये रूरल एरिया में प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट है नहीं, वहाँ कोई पैसा दे नहीं पाएगा, तो जो बच्चा खुचा स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल, उसी में बच्चों को इनरोलमेंट कराना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? 26.7% ऑफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल रिपोर्टेड पेइंग कोर्स फी। गवर्नमेंट स्कूल में इतने परसेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाईलाइट कर दिया है। कोर्स फी इतने पे करते, उधर वही देखा जाए कंपेरेटिवली 95.7% यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईलाइट कर दिया है। कंपेरेटिवली आप याद रख सकते हैं कितना ज़्यादा है। प्राइवेट में पे नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती ले लेंगे आपसे फीस, वरना आपको बाहर खड़ा कर देंगे, है ना। आप सब को आइडिया ही है। इन नॉन गवर्नमेंट स्कूल एक्सपेंडिचर वॉज नियरली 9 times हाइयर। नॉन गवर्नमेंटल स्कूल, बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स की ही बात कर रहे हैं, 9 times हाइयर है। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ में एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है? सबसे ज़्यादा किस में है? बिगेस्ट एक्सपेंस क्या है? कोर्स लेने में, कोर्स खरीदने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें इतना डीपली मेरे हिसाब से पूछना नहीं चाहिए, बट इसमें दिया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बस, है ना। नेक्स्ट इज मोबाइल ई वोटिंग इन बिहार। कौन सा फर्स्ट स्टेट बना है? कौन सा? बिहार बना है, जहाँ पे मोबाइल से वोटिंग की गई है म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शंस पे, है ना। और कोई ऐसा कंट्री या फिर स्टेट ऐसा पहले रह चुका है जहाँ पे जैसे, तो एक रह चुका है एस्टोनिया, ने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे ऐसे ही वोटिंग होती है, मोबाइल के थ्रू वोटिंग होती है, ठीक। मोबाइल ई वोटिंग वॉज फैसिलिटेटेड इन 6 नगर पंचायत में, ठीक है, एंड सेवरल म्यूनसिपल बाय इलेक्शंस में किया गया है। याद रखिएगा, ऐसा कुछ पूछ ले कि, है ना, स्टेट असेंबलीज वगैरह का, तो वो फैक्ट गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट्स जो इन्वॉल्व हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, पटना, रोहतास एंड ईस्ट चंपारण। और पहली कौन लेडी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, विभा कुमारी। अब बिहार में ही हुआ है तो बिहार से बी से विभा कुमारी आप याद कर सकते हैं, है ना, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन वोटर हुई, जिन्होंने सक्सेसफुली कास्ट हिज वोट वाया मोबाइल फ़ोन, ठीक। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल आया है, ठीक है। 130th अमेंडमेंट बिल ने क्या किया है, 30 डेज तक या फिर 30 डेज से ज़्यादा अगर जो कोई अरेस्टेड रहेगा या डिटेन्ड रहेगा क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, तो उसको अपना ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हालांकि आगे चल के अभी मैं आपको बताऊंगा कि हटाने के बाद अगर जो वो छूट के आता है, मतलब उसके ऊपर कोई ऑफेंस डिक्लेयर नहीं होता है, तो वो फिर से आके अपनी पोजीशन ले सकता है ना। कितना कमाल का एक्ट है। नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? प्राइम मिनिस्टर,
चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और एनी अदर मिनिस्टर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सबको इंक्लूड कर लिया गया है ना। किस कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 75, 164 एंड 239A। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इन आर्टिकल्स को आप कमेंट कर सकते हैं ना, एटलीस्ट जिनको याद हैं वो तो कमेंट कर सकते हैं, जिनको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जिनको याद है, मैं समझ जान रहा हूँ आप लोगों को याद है, बहुत सारे लोगों को 75 ही याद हो, 164 ही याद हो, है ना, कि बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें यूनियन टेरिटरी भी, दिल्ली को भी इंक्लूड कर दिया गया, और 2 सेपरेट बिल्स पास किए गए हैं जिसमें पौंडीचेरी और कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया, वहाँ पर भी अप्लाई होगा, है ना। देख लेते प्रोविज़न। इफ़ मिनिस्टर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इफ़ ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ 5 ईयर और मोर, ठीक। और मिनिस्टर विल ऑल्सो बी रिमूव्ड इफ़ ही हैज़ बीन अरेस्टेड, ऐसे कोई ऑफेंस जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा साल की वो हो सकती है, वहाँ पर भी रिमूव और एक इसके थ्रू कर दिया गया है ना, 30 डेज। और याद रखिएगा, मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव किया जाएगा, बट एडवाइस किसकी रहेगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस रहेगी। और अगर जो वो अपने आप रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका ऑफिस सीज कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली बेटा बाहर कर दिए जाएंगे, विच इज़ आई थिंक अ गुड एक्ट। अब रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी प्रोविजंस दे दिए गए हैं। मे बी रीअपॉइंटेड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी, नो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन, कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ना। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन किसके थ्रू होती है, आरपीए एक्ट हमारा 1951 का है ना, जिसमें 2 तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक कौन सा 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। जिसको याद आ रहा है वो फटाफट बता सकता है। एंटी डिफेक्शन करके है कुछ, है ना, अब तो याद आ रहा होगा। बाकी ये चीज़ वही सेम चीज़ दी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ, इतना हो गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक। बाकी पूरी पीडीएफ मेरे पास कंप्लीट है, आप इसको पढ़िए, आपकी फटाफट मैं सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगा। और हाँ, अगर जो आपको सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, है ना। फटाफट मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और आपको कुछ सीरीज़ में जैसे आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको चाहिए कि मैं पहले एक्सरसाइज करवा दूं, अपॉइंटमेंट करा दूं, बुक्स करा दूं, ये सब पहले चाहिए किसी को, तो किसी ऑन डिमांड आपके मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूं। अदरवाइज़ मैंने पहले सोचा था नेशनल कराऊंगा, फिर इंटरनेशनल कराऊंगा, फिर साइंस टेक कराऊंगा, इसी का वेटेज सबसे ज़्यादा है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज़।